वेलकम टू स्टारलिंक एजू हब। तो पॉलिटी के सेशन में यहाँ हम कवर अप करने वाले फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस एंड पार्ट्स। हम देखने वाले हैं 16 मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो बहुत सारे हैं, उसमें ये सिलेक्टेड 16 के बारे में हम थोड़ा सा ग्लैंस ले लेते हैं। तो अगर हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी स्पेन की कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाता था एज अ लेंथीएस्ट, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे टाइमलाइन चेंज होते गए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, लेंथीएस्ट हो गया। लेंथीएस्ट होने के पीछे कई रीजन है। लाइक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ना कि पूरी तरह रिजिड है और ना पूरी तरह क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो रिजिड कम फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से बहुत सारे आर्टिकल्स को एंट्री मिल जाती है बेसिक स्ट्रक्चर को बिना डिस्टर्ब किए। तो इसलिए धीरे धीरे कोई ना कोई कानून एनवायरनमेंट को देखते हुए, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए लागू किया जाता है या बनाया जाता है। तो इसकी वजह से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड भी है और ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, लेंदी हो गया है। इसलिए इसको वर्ल्ड का सबसे लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे सोर्सेस से लिया गया है। बेसिकली हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इंस्पायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क का टाइमलाइन था तब हमारे जो इंडियंस थे बहुत सारे अच्छे लॉयर्स, टीचर्स एंड ऑल, बेसिकली लॉयर्स के ग्रुप बहुत अच्छी चलती थी। वो अलग अलग कंट्री गए और उधर अलग अलग सिचुएशन को देखते हुए वहाँ से कंसेप्ट से इंस्पायर होकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फिट करने की कोशिश की है। ठीक है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है, फिट करने की कोशिश की गई है। उसको इंडियन एनवायरनमेंट से क्या किया गया है, लाइफ देने की कोशिश की गई है। तो हम पढ़ेंगे कौन सी जगह से, कौन से सोर्स से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आप देख सकते हो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक ब्लेंड है, रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड यानी कि जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक वर्ड्स है, लाइक अगर मैं बात करूँ जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आप निकाल नहीं सकते हो, इसको बोलते हैं रिजिड। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि न्यू टर्म्स को एंट्री मिल सकती है सब सेक्शन, सब क्लॉज, सब आर्टिकल्स करके। ठीक है, तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, मायने दी जाते हैं, वैल्यू दी जाती है ये टर्म से। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी बेस। फेडरल सिस्टम का मतलब और यूनिटरी बेस का मतलब क्या है, यूनिटरी टर्म से ही आप कनेक्ट कर सकते हो, कुछ यूनाइटेड टॉपिक के बारे में कहा जा रहा है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो पूरा कंट्री बेसिकली एक ही है, लेकिन हर एक स्टेट को अपना अपना काम करने के लिए दिया गया है। पर ज़रूरत पड़ने पर ये सारे स्टेट को कंट्रोल कौन कर सकता है, यूनियन कर सकता है, कोई भी ऐसा बेसिकली इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, तो स्टेट के जो फेडरल या प्रोविंशियल पावर है वो कुछ टाइम के लिए किसके पास चले जाते हैं, यूनियन के पास। तो फेडरल सिस्टम तो है लेकिन यूनियन क्या करता है, उन्हें डोमिनेट कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। एंड वैसे भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कनेक्टेड होते हैं किससे, यूनियन से। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, लेकिन यूनियन के पास पावर ज़्यादा है। नेक्स्ट आप देख सकते हो हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री टाइप के गवर्नमेंट है। देखिए पार्लियामेंट्री टाइप के गवर्नमेंट कैसे है, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ रूल किया, तो हम उनके रूल को बहुत ज़्यादा यूज टू भी थे। तो उनके जो पार्लियामेंट्री सिस्टम थे ना, अपर हाउस लोअर हाउस, तो हमने वो फॉर्म को अपने यहाँ लिया है। पर उनके यहाँ देखिए कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है और मोनार्की हेड है, और हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कोई मोनार्की हेड नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम इंस्पायर्ड है अलग अलग कंट्री से, कुछ ना कुछ कंसेप्ट लिया है लेकिन हमने उसमें क्या किया, अपना खुद का एनवायरनमेंट डालने की कोशिश की है। सिक्स्थ आप देख सकते हो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंथेसिस है ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, यानी कि जब हमारी मीटिंग बिठाई जाएगी या कभी बिठाई गई थी तो पार्लियामेंट्री जो मीटिंग हुई थी वहाँ कोई भी एक्सटर्नल इंसान नहीं था या कोई फॉरेनर नहीं था, सवरेन था, यानी कि नो एक्सटर्नल कंट्रोल। एंड हमारे यहाँ आप देख सकते हो जुडिशियल सुप्रीमेसी के भी कंसेप्ट हैं। ठीक है, यानी कोई क्वीन का कंसेप्ट नहीं चलेगा ना, प्रेसिडेंट सब कुछ रह जाएगा।
जुडिशरी को हमने ज़्यादा पावर दिया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जैसे कि अगर आप देखेंगे हर एक स्टेट को ऑलमोस्ट हाई कोर्ट दिया गया है, वैसे हर एक स्टेट में नहीं है, आपको पता होना चाहिए 25 हाई कोर्ट से ये कनेक्टेड है, एक दो स्टेट एक दूसरे से, तो कॉमन हाई कोर्ट लेकर, तो वो हम हाई कोर्ट के सेशन में कवर अप कर लेंगे। बट अभी समझने के लिए आप ये समझ लीजिएगा ऑलमोस्ट ऐसे 25 हाई कोर्ट से, पर ये क्या है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट है जो इनको क्या कर लेता है, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेट कर लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक ही है, तो वो क्या करता है, सारे हाई कोर्ट को अपने हिसाब से क्या करता है, ग्लांस देखता है कि क्या लॉ प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं, कैसे फंक्शंस, और इस चीज पे क्या करता है, ध्यान देता है। डिसेंट्रलाइज पावर होकर भी क्या है, हमारा सेंट्रलाइज डोमिनेटेड पावर भी है, ठीक है, ताकि कोई मिसयूज ना करे अपने पावर को। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में मेंशन किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में मेंशन किया है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मेंशन किया है। तो ये तो हम एक एक चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेक्युलर स्टेट के बारे में मेंशन किया गया है, यानी कि कोई भी रिलीजन या लैंग्वेज डोमिनेट नहीं करेगा, ठीक है, तो एक सेक्युलरिज्म को लेकर क्या किया गया है, ग्लो दिया है। नेक्स्ट इंडिया, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जो इंडिपेंडेंस के बाद विमेन और मेन दोनों को राइट दिया था आफ्टर 18 कि आप वोट कर सकते हो। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में भी यहाँ क्या क्या मेंशन किया गया है, राइट टू वोट। सिंगल सिटीजनशिप के बारे में मेंशन किया गया है। सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट आप देख सकते हो कि हमारे इंडिया में ऐसे अलग अलग स्टेट का अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है, एक ही सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप। इंडिपेंडेंट बॉडीज है, इमरजेंसी प्रोविजन है, नेशनल स्टेट फाइनेंशियल, 3 टायर गवर्नमेंट है, पंचायत म्यूनसिपालिटी में, जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये मेजर फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने अलग अलग कंट्री से बहुत सारी चीज़ों को इंस्पायर करके हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में लिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहाँ से ऑलमोस्ट 70% कंसेप्ट लिया है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लाइक फेडरल स्कीम, गवर्नर का ऑफिस, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन कैसे होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में भी हमने बहुत सारे डेटा से क्या किया है, इंस्पिरेशन लेकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनपुट किया है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया अलग अलग कंट्रीज और कौन से कंट्रीज से हम कौन से टर्म से क्या हुए, इंस्पायर्ड हुए हैं, और उसको हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया है, इनकलकेट किया है। लाइक अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट, या तो यूनियन का होगा यूनियन लिस्ट, स्टेट का होगा प्रोविंशियल या स्टेट लिस्ट, ठीक है। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो यूनियन और स्टेट को मिलकर डिसाइड करना चाहिए तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें फाइनली यूनियन ही क्या करेगा, डोमिनेट, लेकिन क्या है, राय सलाह लेने के लिए यूनियन एंड स्टेट मिलकर बैठते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आप देख सकते हो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जॉइंट सिटिंग होना चाहिए 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा का, ये भी कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। कनाडा से क्या किया, क्या कौन सा टर्म लिया गया, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो देखिए फेडरेशन ये टर्म पहले हम यूएस से इंस्पायर्ड थे, लेकिन फेडरेशन में स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला कंसेप्ट कहाँ था, कनाडा में। देखिए फेडरेशन क्या, हर एक स्टेट अपना अपना काम करेगा, लेकिन इन सब के लिए कौन एक सुपीरियर पावर का रोल प्ले करेगा, सेंटर। तो सेंटर उन सबको जरूरत पड़ने पर एक भी कर सकता है या जैसे चाहिए वैसे फंक्शन करवा सकता है, ठीक है। तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे रेसिड्यूरी पावर्स है जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट में मेंशन नहीं है या कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उस पर आगे जाके कौन रूल बनाएगा, कौन उस पर विचार करेगा। तो ये कंसेप्ट भी हमने कनाडा से लिया है कि जितनी भी रेसिड्यूरी पावर है ये इस पे डोमिनेट कौन करेगा, सेंटर। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर वाला कंसेप्ट भी कनाडा से लिया है कि स्टेट गवर्नर जो होंगे वो कौन अपॉइंट करेगा, सेंटर अपॉइंट करेगा। एडवाइजरी ज्यूडिक्शन, यानी सुप्रीम कोर्ट का एक फंक्शन है एडवाइजरी रूल, तो वो एडवाइस देगा, बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो एडवाइजरी रूल का भी कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, कनाडा। आयरलैंड से क्या लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए आपको देखने को मिलेगा सेंटर की तरफ से फंडामेंटल राइट सबको दे दिया जाएगा, पर स्टेट की तरफ से क्या मिलेगा, एक और ऐसे समझ लीजिएगा एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल है जिसके डायरेक्शन में क्या करेगा स्टेट अपना पूरा स्टेट चलाएगा। तो ऐसे करके ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा का कंसेप्ट भी आयरलैंड से लिया गया है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेथड का प्रोसीजर कहाँ से लिया गया, आयरलैंड। जापान से इंस्पायर्ड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर मींस स्टेप, कोई भी लॉ को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप है और कैसे आपको जस्टिस मिलेगा, तो वो स्टेप, वो एक प्रोसेस, ठीक है, उसके बारे में जो कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, जापान से। जो इसको हम बोलते थे सोवियत यूनियन, यहाँ से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। आइडिया जो भी है लाइक आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये जो हमने प्रियम्बल में टर्म देखा है ना, ये भी कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, रशिया से। यूके वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया है, तो ऑफकोर्स हम बहुत सारे डेटा उनसे लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि उससे हम यूज्ड टू थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ कि यूके से हमने लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव यानी प्लानिंग बॉडी के प्रोसीजर्स कैसे होंगे, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, हम रिट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म, ठीक है। तो ये जो बाइकैमरलिज्म है ये अपर हाउस एंड लोअर हाउस है, ये कंसेप्ट भी यूके से लिया गया है। और ये जो रीट्स है ये एक आपको देखने को मिलेगा कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट यूज़ करते हैं अपने काम को स्मूथली करने के लिए या देखने के लिए कहीं कुछ ब्रीच तो नहीं हो रहा है, यानी कि कोई प्रिविलेजेस तो ब्रीच नहीं हो रहा है, कमांड करेंगे या वो देखेंगे कि एविडेंस प्रूफ है या नहीं, कोई भी जो उनके सामने केस आ रहा है। तो ऐसे करके रिट्स हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। अभी के लिए बस एक ओवरव्यू ले लीजिएगा। सो नेक्स्ट यूएसए से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू कंसेप्ट बहुत ही लेट ही आया था और ये कंसेप्ट भी यूएसए से लिया। रिव्यू मीन्स एक बार देखना, रिव्यू यानी दोबारा देखना। तो जुडिशरी ने कोई डिसीजन दिया है उस पर रिव्यू करना, ये प्रोसीजर भी या ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट यानी निकाला कैसे जाएगा, या ये कंसेप्ट ही कहाँ से लिया, यूएसए से। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस या पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से लिया कंसेप्ट, यूएस, ठीक है। तो आप बेसिकली फंडामेंटल राइट, जुडिशियल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कनेक्ट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा यूएस। जर्मनी, ठीक है, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसे। तो यहाँ से कंसेप्ट लिया है कि फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन कैसे होगा ड्यूरिंग इमरजेंसी, कैसे क्या स्टेप फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका से कंसेप्ट लिया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट करना है, कुछ चेंजेस लाना है तो किस बेसिस पे लाया जाएगा। एंड साथ में इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। फ्रांस से लिया है रिपब्लिक का आइडिया एंड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, द प्रियम्बल। सो यहाँ आप देख सकते हो मैंने मेंशन कर दिया पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम एक एक चैप्टर करके ही पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 आप देख सकते हो यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। पार्ट 5 यूनियन, आर्टिकल 52 to 151। पार्ट 60 आर्टिकल 152 to 237। देखिए आपको सारे के सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने होते हैं, इंपॉर्टेंट पहले आप देख लीजिए कि ये 51A तक पूरा है कि आपको याद करना ही है, और जिस हिसाब से आप लेक्चर्स को सुनते रहेंगे आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको मेजर आर्टिकल्स पढ़ना है जो बीच बीच में आएगा लेक्चर्स के, हम कवर अप करेंगे। पर ये जो 51A तक है ये कंपलसरी आपको पढ़ना है, क्वेश्चन यहाँ से होते ही हैं। तो आपको याद कैसे करना है, पार्ट 1 2 3 4 तो आपको याद हो ही जाएंगे। कंटेंट्स कैसे याद रखना है, देखिए हमारा कंट्री है, यूनियन है, टेरिटरी है, उसके बाद आपको सिटीजनशिप दिया, सिटीजनशिप के बाद फंडामेंटल राइट्स दे दिया सेंटर ने, तो स्टेट ने क्या ला दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
फिर उसके बाद आपको बोला भाई आप लोग भी कुछ ड्यूटी कर लो, तो उसको इंसर्ट कर दिया पार्ट 4A में, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 5 यूनियन है, पार्ट 6 स्टेट है, तो अब क्या आएगा, और एक यूनियन टेरिटरी, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। की भी एक चीज होती थी स्टेट इन पार्ट बी, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि रिपील कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया, रिमूव कर दिया है इन फर्स्ट शेड्यूल बाय 7th अमेंडमेंट, ठीक है। पहले के टाइमलाइन में ना हमारा जो स्टेट थे ना A B C ऐसे करके ग्रुप करके पार्ट बनाए गए थे, तो इस पार्ट को हटा दिया क्योंकि वो बायस्ड भी लग रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली अभी स्टेट यूनियन टेरिटरी करके कंसेप्ट है, पार्ट करके कंसेप्ट नहीं है, उसको हटा दिया। तो आपने देखा पार्ट 5 क्या था, यूनियन, 6 क्या था, स्टेट, तो 8 क्या है, यूनियन टेरिटरीज। आप कनेक्ट कर सकते हैं यूनियन, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 239 टू 242। पार्ट 9 में पंचायत है, तो पंचायत को फॉलो करते करते म्यूनसिपालिटी आ गई, म्यूनसिपालिटी को फॉलो करते करते कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपको याद कैसे रखना है, 9th A 9th B, आर्टिकल 243 ही है, बस यहाँ क्या आपको देखने मिलेगा, O तक है, A से O, B से ZG, ZH से ZT, ठीक है। फिर पार्ट 10 आप देख सकते हो, ट्राइबल एरियाज एंड स्केड्यूल एरियाज के बारे में मेंशन है, तो आपको कैसे याद रखना है, 10 ट्राइब, तो आपको याद रहेंगे 10 ट्राइब। तो ऐसे करके आप एक एक कीवर्ड ले लेंगे, आपको ये पूरा कंटेंट याद हो जाएगा। आर्टिकल 244 से A तक। पार्ट 11 क्या है, 11 नंबर सेम दिखता है 1 1, तो कुछ रिलेशन बता रहा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, यूनियन और स्टेट का रिलेशन। तो आपको पार्ट कैसे याद रखना है, 11, आर्टिकल 245 टू 263। पार्ट 12, तो 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट स्यूट्स, 12 पैसे ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट स्यूट्स, आर्टिकल 264 से 300A। आप देख सकते हो पार्ट 13, तो 13 ट्रेड ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, 13 ट्रेड, तो ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में दिया है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 301 टू 307। पार्ट 14 यहाँ सर्विस के बारे में दिया है, आप यूपीएससी कर रहे हैं या स्टेट सर्विस दे रहे, तो आपको ये आर्टिकल तो याद होने ही चाहिए, तो इसमें आपको ऐसे याद हो जाएंगे सर्विसेज, पार्ट 14, तो 308 टू 323। नेक्स्ट पार्ट 14 थे ट्रिब्यूनल्स यानी टेम्पररी कोर्ट्स, वैसे एनजीटी भी एक ट्रिब्यूनल्स है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पर वो टेम्पररी नहीं है, बट ध्यान दीजिएगा ट्रिब्यूनल भी क्या एक फॉर्म ऑफ कोर्ट है। तो आर्टिकल 323A टू 323B। पार्ट 15 इलेक्शंस के बारे में बताएगा, आर्टिकल 324 टू 329E। पार्ट 16 तो आपको कैसे याद रखना है, पार्ट 15 ग्रेजुएशन हो गया, आप इलेक्शन के लिए जा रहे हो, कैसे याद हो जाएंगे। पार्ट 16 स्पेशल एज से कनेक्ट कर लेना, तो आपको याद आएगा स्पेशल वर्ड, स्पेशल प्रोविजन है ये रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 332 342। नेक्स्ट आर्टिकल आप देख सकते हो पार्ट 17, तो 17 खतरा, खतरा किसका है, लैंग्वेजेस, इसे याद हो जाएंगे, तो आर्टिकल 343 टू 351। नेक्स्ट पार्ट 18, तो 18 एज इमरजेंसी, इसे कनेक्ट कर लो, इमरजेंसी प्रोविजन, सो 352 टू 360। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल याद रखना है आपको, इमरजेंसी वाला आर्टिकल। नेक्स्ट आप देख सकते हो पार्ट 19, तो 19 मिसलेनियस, 18 इमरजेंसी था, अब मिसलेनियस हो गया 361 टू 367। पार्ट 20, अब कुछ बचा ही नहीं, अमेंडमेंट करो भाई, तो अमेंडमेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का 368 आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगेन। फिर 21, अब जो भी बचा कुछ है टेम्पररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस को मेंशन कर दो, ठीक है, तो आर्टिकल 369 टू 392। नेक्स्ट पार्ट 22, शॉर्ट टाइटल दे दो, डेट ऑफ कमेंसमेंट दे दो, एक्सेट्रा, ठीक है, आर्टिकल 393 टू 395, ऐसे करके आपको याद हो जाएंगे, आप एक कीवर्ड बना लीजिए, आपको 100% याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबको याद होते तो आपको कैसे नहीं हो सकते, मुझे भी याद है, तो ये आपको याद होना ही है, बस अपना एक कीवर्ड बना लीजिए ये सब याद करने का, और ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन का 100% यहाँ से फ्रेमवर्क होता ही है। So thank you for watching. Happy learning. Have a good day.